मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.पी. मौर्य संस्कृत स्नेही यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रियतन जो वर्णों के उच्चारण स्थान के बाद जो वर्णों के उच्चारण करने में हमको जो प्रियतन करना पड़ता है, जो प्रयास करना पड़ता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। और प्रियतन के विषय में मैंने पहले भी आपको उच्चारण स्थान का जो वीडियो बनाया था, वर्णों का उच्चारण स्थान का जो वीडियो था, उसमें भी मैंने चर्चा करी थी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वर्णों का उच्चारण हम लोग जब करते हैं तो हमें दो प्रकार का प्रियतन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ परिभाषा भी परिभाषित की है, जैसा कि आप देख लें, इस पटल पे दिखाई दे रहा है कि वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। प्रथम उच्चारित होने से पूर्व और द्वितीय प्रयास उच्चारण क्रिया के बाद। तो प्रथम प्रयास को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, क्योंकि उच्चारित होने से पूर्व जो हम प्रयास करते हैं, और दूसरा उच्चारण क्रिया के बाद जो द्वितीय प्रयास करते हैं, द्वितीय प्रयत्न करते हैं, उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रयत्न की परिभाषा है जो आप देखें कि हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें आप ये जो छोटे बच्चे कक्षा 3 से लेकर के जो 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही सुंदर वीडियो है, वो लोग भी इसको सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें तो ये इस पर प्रश्न बनते ही हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार 4-6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने सोचा कि प्रियतन पे भी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए, जिसके माध्यम से आप लोगों का कुछ लाभ हो सके, क्योंकि आगामी बीएड का भी एग्ज़ाम होने वाला है और टेट, सीटेट, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी संस्कृत इत्यादि में भी इन प्रयत्नों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग केवल आभ्यंतर प्रयत्न जो कि 5 प्रकार के हैं, उन पे चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में हम बाह्य प्रयत्न पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ देखते हैं, मैंने क्रम से कुछ यहाँ पर ये 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं, उनको क्रम से प्रदर्शित किया है इस पटल पर। तो क्रमानुसार एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्पष्ट। स्पष्ट के आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं, जो का से लेकर के माँ तक हैं, जिसमें 25 वर्ण हैं। जो वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, जिनको कु, चू, टू, तू, पू भी कहा गया है, यानी कि कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग, पू से पवर्ग। जैसा कि यहाँ पर आप देखते हैं, स्पष्ट व्यंजन में केवल स्पर्श व्यंजन आते हैं, जो का से लेकर के माँ तक हैं, जिनकी संख्या 25 है। इसी तरह से ये समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत अंतायस्त व्यंजन आते हैं, अंतायस्त वर्ण आते हैं। अंतायस्त वर्ण जो मैंने पहले जब उच्चारण आपको वर्णों का बताया था कि उच्चारण स्थान में, तो उस समय जो वर्णमाला, उससे पहले वर्णमाला बनाई थी, वर्णमाला में भी अंतायस्त का मैंने जिक्र किया था। तो अंतायस्त का मतलब क्या है? अंतायस्त का मतलब है जो अंता का मतलब अंदर, इस्त का मतलब रहने वाले, ऐसे वर्ण जो अंदर स्थित हैं, अर्थात जिनको प्राणवायु खींचने में हमें अधिक प्रयास करना पड़ता है, वो अंतायस्त वर्ण है। जैसे या, रा, ला, वा। तो ये अंतायस्त वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत। इसी तरह से ईषत् विव्रत के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से ऊष्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें तीनों प्रकार के सा और हा। तो इसमें यहाँ पर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये जो वर्ण हैं ईषत् विव्रत के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से विव्रत में सभी स्वर वर्ण आते हैं। विव्रत में जो स्वर वर्ण मैंने यहाँ पर प्रदर्शित भी कर दिए हैं, इनको लिख भी दिया है। ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार, ऋर, ए,
ऐ ओ औ। तो इस प्रकार से ये जो सभी स्वर वर्ण हैं वो यहाँ पर विव्रत के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से संवृत में केवल ह्रस्व आ आता है। तो इस तरह से ये आभ्यंतर प्रयत्न है 5। इनको एक बार फिर से दोबारा हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इनको दोबारा एक बार देख लेते हैं। स्पष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे मुंह में जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो का से लेकर के माँ तक 25 वर्ण हैं जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, अगला देखें दूसरा। इसमें ईषद स्पष्ट है। इसमें अंतायस्त वर्ण आते हैं, जिसमें अंतायस्त में या, रा, ला, वा वर्ण आते हैं। तो इस तरह से ये 4 वर्ण अंतायस्त वर्ण हैं जो ईषद स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसको इस तरह से स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, फिर ईषद विव्रत, फिर विव्रत और संवृत, इस तरह से हम याद भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगला तीसरा नंबर है ईषद विव्रत का। ईषद विव्रत में ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में तीनों प्रकार के सा और हा, अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों को बोलने में हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? कौन से आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत? ईषद विव्रत के अंतर्गत। इसी तरह से अगला आभ्यंतर प्रयत्न है विव्रत। विव्रत का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारा मुंह खुला रहे, अर्थात सभी स्वर वर्ण, इसमें सभी स्वर वर्ण आ गए। इसमें संवृत में केवल ह्रस्व आ, अर्थात आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है व्रत के समान गोल हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हैं और इन पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि ऐसा किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो आप कहेंगे कि स्पष्ट व्यंजन के स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। फिर पूछ लेते हैं अंतायस्त वर्ण किस आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत है, तो अंतायस्त वर्ण ईषद स्पष्ट के अंतर्गत। इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर हम पूरा तैयार कर लेते हैं तो कहीं से भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। और इसको हम लोग एक ये हाथ है, हाथ का पंजा है, ये उंगली जो है ना, इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये कनिष्ठिका है, कनिष्ठिका उंगली के अंतर्गत जो सबसे छोटी वाली उंगली है इसको हम स्पष्ट मान लें, दूसरी वाली उंगली को हम ईषद स्पष्ट मान लें जो अनामिका है, और मध्यमा उंगली को हम ईषद विव्रत मान लें, और तर्जनी उंगली को हम विव्रत मान लें, और अंगुष्ठ को संवृत मान लें। तो इस तरह से हमारे 5 आभ्यंतर प्रयत्न हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, यानी कि ये स्पष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक, और इसमें ईषद स्पष्ट जो अनामिका है इसमें अंतायस्त वर्ण, फिर ईषद विव्रत में ऊष्म व्यंजन, फिर विव्रत में सभी स्वर वर्ण, और संवृत में केवल ह्रस्व आ। तो इस तरह से हम अपने हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों के माध्यम से भी आभ्यंतर प्रयत्न को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आज का जो विषय है प्रयत्न पर, तो वो प्रयत्न मैंने आपको संक्षेप में समझा दिए और बहुत आसानी से इनको समझा जा सकता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। अगर आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे तो आसानी से ये याद हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी वीडियो हम यह बाह्य प्रयत्न पर बनाएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न आज हम लोगों ने समझ लिए हैं, आगामी वीडियो बाह्य प्रयत्न पे बनाएंगे। तो आज आप लोगों ने जो वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद, और आगामी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। आप सभी को नमस्कार।